हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गैस मेरा नाम है किरत चौहान। गैस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घटना चक्र की जो 2021 की सीरीज़ है ना गैस, हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। बहुत बच्चे मेरे संग जुड़े हुए हैं इस सीरीज़ के साथ, बहुत नए आएंगे। आप नए हैं तो एक बार वीडियोस देखिएगा। इस कैसे अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करिएगा। तो गैस यहाँ पे आज जो हम लाए हैं ना बुक, वो है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। अब गैस जो ये हम बुक लाए, इससे आप ये मत समझिएगा जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगी। तो गैस उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी ही आएगी। फिलहाल ये बहुत बच्चों की डिमांड थी कि पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए बहुतों की डिमांड है, एनवायरनमेंट स्टार्ट करने के लिए भी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता। एक्चुअली क्या है कि एक एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत टाइम जाता है गाइस। ठीक है, आसान इतना नहीं होता। फिलहाल ये आप लोगों ने बहुत कहा था, एक कोई है नाम तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया, रिक्वेस्ट करी कि ले आइए मैम, और भी बहुत बच्चों ने कहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, आराम आराम से करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो डेली आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई दिन स्किप होगा। तो वीडियो आपको डेली मिलेगी, मतलब हर चैप्टर की वीडियोज़ आपको मिलेगी। बिकॉज हाँ, एग्ज़ाम पास आने वाला है और थोड़ा डिपेंड करता है कि आपको किसकी वीडियोस पसंद आती है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, उसके लिए थैंक यू। और गाइज इसके साथ ही हम लोगों ने मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैंने जो हमारे पास एक मैगजीन होती है ना, योजना और कुरुक्षेत्र। तो गाइज वो छोटी छोटी पतली पतली सी मैगजीन होती है, हर दिन 10 पन्ने करवाएंगे तो योजना 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, कुरुक्षेत्र 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज अगस्त मंथ से हमने स्टार्ट किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसकी भी वीडियोज़ अब डेली ही अपलोड होगी, वो भी डेली नहीं होगी तो डेली होगी ऑलमोस्ट गाइस, क्योंकि ठीक है, अब हो रही है तो हो रही है। चलिए गाइस, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मतलब हमेशा से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या है, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसका सिलेबस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाते हैं। कितना कर लिया है वो दिखाते हैं, कौन सा करेंगे, ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है वो सब दिखाते हैं। तो गाइज ये रहा आपका सिलेबस, जो कि हम घटना चक्र का। गाइज घटना चक्र एक ऐसी बुक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुक है। और गाइस ये आप कैसे पहचान गए होंगे, जो अभी आपने यूपीपीसीएस 2021 का एग्ज़ाम दिया होगा ना गाइस, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी चीज़ आपको इसमें से मिल जाती है। और जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, यानी कि दृष्टि, 2 बुक है, घटनासार और दृष्टि जो आती है आपकी घटना चक्र की, बहुत है, इनफ है। इससे तो आपको सबको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। हालांकि रेफरेंस बुक बहुत ज़रूरी है गाइस। आप ये मत सोचो घटना चक्र कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो है आपकी वो भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक और जो रेफरेंस बुक्स आती हैं। चलिए गाइस, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन में। आज हम करेंगे पहला चैप्टर जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा ही है। उसके बाद एक बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए, क्या है सिलेबस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो गाइस इधर का भी देख लीजिए, इधर का भी देख लीजिए, ठीक है। फिर हम एक बार क्या है आपको सारा सिलेबस दिखा देते हैं, आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और ये हम बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर आपको लगता है पॉलिटी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो पॉलिटी एक बहुत, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, लोगों को लगता है ये अच्छे मज़ेदार सब्जेक्ट नहीं थे, बट ये जो है ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार सब्जेक्ट होते, अगर आपको वो समझ में आते हैं तो। चलिए, आपको मेरे साथ समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, और आप कमेंट करके बोलेंगे भी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। कैसे अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना, कहानी बातें हो गई ख़त्म, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला है, देखिए जो सबसे पहला है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो गाइस जो हमारा भारत का संवैधानिक विकास है ना, तो इसको ना 2 पार्टों में बांट दिया गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट देखिए क्या है, तो इसमें लिखा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है। तो हम वो देखेंगे। तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है ना, पहला भाग जो है वो, उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1773 से लेकर 1853 तक है, ठीक है। अब 1853 तक क्यों है, ठीक है, देखते हैं अभी। अब जो दूसरा पार्ट है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम है, ठीक है, जो आपका 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 यानी हमारे जो भारत है वो आज़ाद होता है तब तक चलता है हिसाब किताब, ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आते हैं ना, अगर जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो यहाँ क्या होता है,
ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका हिसाब किताब चलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1857 में होती है वॉर, मतलब क्या होता है, क्रांति नहीं होती है, आपने सुना होगा 1800 ये 1857 का जो क्रांति हो जाती है, या लड़ाई झगड़ा जो भी दंगे होते हैं अच्छे खासे हिसाब से, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहने की कोशिश करी गई है, हालांकि कह नहीं सकते, लेकिन कहा गया 1857 में अच्छा खासा जो होता है ना वॉर हो जाता है इंडियन, भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो उसके बाद से दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। देखिए उसका टाइम पीरियड क्या लिखा है, 1858 लिखा है, और कब तक चलता है, जब तक भारत आज़ाद होता है। उसके बाद उस टाइम एक और चीज़ आ जाती है गाइस, यहाँ से ना ईस्ट इंडिया कंपनी का हिसाब किताब खत्म होके आपका ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का हिसाब किताब आ जाता है। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है ना उसका वो यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर देती है और खुद का हिसाब किताब ले आती है, मतलब खुद से शासन करने वाला आ जाता है हिसाब किताब इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी के अंतर्गत जो है पारित अधिनियम। देखिए इसमें मोस्टली ना अधिनियम दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं, जिनके थ्रू जो भारत में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो हम उन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम टाइम पे कुछ एक्ट आए हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ गाइज एक चीज़ है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसकी वो बनाइए, क्या बोलते हैं, नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो पहला एक्ट आता है ना गाइज, देखिए टाइम पीरियड इसका है कितना, 1773 से। तो जो पहला एक्ट आया गाइज, देखिए क्या लिखा है, 1773। तो चलिए अब कहानी सुन। तो यहाँ लिखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या है, बंगाल के जो गवर्नर हैं उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए क्या है, एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो गाइज अधिकतर आप जब आपने जो हिस्ट्री पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा। जो हम घटना चक्र की हमारी आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो उसमें क्या होता है गाइज, उसमें हमने जो है ना, एक मिनट दोस्तों, तो गाइस जो हम आधुनिक भारत में हमने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि लास्ट का पोर्शन मैंने एक बार छोड़ दिया, जो कि ये हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि पहले क्या होता था ना, बंगाल में गवर्नर होता था, ठीक है। जब भी इंडिया जो भी ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बंगाल में ज़्यादा जो है अपना हिसाब किताब बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बंगाल एक बंदरगाह भी था एक बहुत बड़ा, और वहाँ से अच्छा खासा व्यापार होता था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार के लिए ही भारत भी आई थी, तो हम बंगाल में पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो बंगाल में क्या होता था गाइस, गवर्नर होता था। अब 1773 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है ना, उसमें क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका नाम बदल दिया जाता है, यानी पद बदल दिया जाता है, और उसको हम कह देते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, एक चीज, ठीक है। और उसकी हेल्प के लिए क्या करा जाता है, एक परिषद का गठन किया जाता है, जो कितने सदस्य का होता है, यानी उसमें 4 मेंबर होते हैं। वो उस गवर्नर जनरल का क्या करेगा ना, हेल्प करेगा, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है कितने साल तक रहेंगे, तो वो 5 साल तक का होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस एक्ट के अनुसार जो वॉरेन हेस्टिंग है, जो ये क्या है, प्रथम जो गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन, और इसमें लिखा है वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। तो गाइस इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, जो बंगाल के थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक जो है अधिकार जो है मतलब सैनिक सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो गाइस देखिए इनके पास जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि पहले वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ये रट लीजिएगा, बिल्कुल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या अधिकार थे, इनके पास सैन्य अधिकार भी थे और सैन्य शासन का भी अधिकार था, एक चीज, ठीक है। और लिखा है कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थे उनके का अधीक्षण भी करना था, ठीक है। यानी कि देखिए 3 प्रेसिडेंसी याद रखिए, एक आपकी बंगाल की, एक बम्बई की, एक मद्रास की, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ऊपर बंगाल प्रेसिडेंसी के थे, जो कि ये थे वॉरेन हेस्टिंग थे। तो उनके नीचे थे ये आपके कौन से, बंगाल और मद्रास वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो इस एक्ट के तहत क्या होता है, कलकत्ता में 1773 का एक्ट था, तो 1774 में क्या होता है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट बनता है गाइस इस एक्ट के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये, इस एक्ट के बाद 1774 में एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आता है,
ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और क्या है 3 न्यायाधीश थे, मतलब एक तो आपका चीफ जस्टिस था प्लस उसके साथ 3 और थे, यानी कि टोटल 4 आपके न्यायाधीश हो गए। ठीक है, अब कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध। एक्चुअली क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे गाइस, उनको क्या है ना, हो सकता है कि इन्हें कंपनी से इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा हो जितना उन्हें खुद के व्यापार करने से फ़ायदा मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी पे ध्यान देना बंद कर दिया और खुद का व्यापार करने लगे, अपना निजी व्यापार करने लगे। अब इससे क्या होता है कि कंपनी को होने लगता है नुकसान। ठीक है, ये खुद का व्यापार करने लगे जो कर्मचारी थे, और लोगों से क्या है रिश्वत लेने लगे या उस रिश्वत के नाम पे उपहार लेने लगे, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे अब कंपनी को होने लगा था नुकसान। अब यहाँ क्या हुआ, जो ये चार्टर्ड एक्ट आता है इसमें कह दिया गया भैया आप जो ये निजी व्यापार कर रहे हैं ना उसको करो खत्म, और जो आप उपहार ले रहे हैं उसको भी करो खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब इसमें लिखा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ये सेकंड आ गया। वो 1773 वाला चार्टर एक्ट एक था, ये दूसरे नंबर पे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो 1784 द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। ठीक है, और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन में क्या है, आपको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो इसमें देखिए आप समझते हैं क्या हिसाब किताब रहा। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है ना, तो इसमें क्या करा, जो कंपनी थी वही राजनीतिक मामले भी देख रही थी भारत में, और वही जो आपके व्यापारिक मामले भी देख रही थी। दोनों काम कंपनी कर रही थी। कंपनी मतलब कंपनी का जो निदेशक मंडल है ना गाइस, वही देख रहा था पूरा। अब इन्होंने कहा कि भैया बहुत हो गया, आप इतना नहीं संभाल पा रहे हो, तो एक काम करते हैं कि 2 मंडल यानी कि 2 बोर्ड्स मतलब एक इन्होंने बनाया, तो एक इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल, 2 बनाए। तो इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के कार्य है ना उसको पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि जो निदेशक मंडल है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है गाइस, वो क्या करेगा आपके व्यापारिक मामले देखेगा। ठीक है, आपका पिट्स इंडिया एक्ट में यही लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी कि जो नियंत्रक बोर्ड है, वो क्या करेगा, आपके सारे के सारे जो है राजनीतिक मामले देखेगा, मतलब इसका प्रबंधन करेगा जो भी है। ठीक है, यानी कि व्यापारिक और राजनीतिक मामले इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अलग कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका 1784 की कहानी हो गई। अब नया कुछ आता है, तो 1786 का अधिनियम के द्वारा क्या होता है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब इसने कहा कि जो गवर्नर जनरल हमने बंगाल में बनाया था उसके लिए 4 सदस्य और थे, एक परिषद थी पूरी की पूरी जो उसको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को इतना अधिकार दे दिया कि वो जो निर्णय ले रहे हैं भैया उसको निरस्त करना है तो निरस्त कर दो, लागू करना है तो लागू कर दो, तुम्हारे मन पे है। ठीक है, मतलब एक चीज़ तो ये कह दी गई। दूसरे इसने कहा गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति की शक्ति भी दे दी, मतलब इसकी पावर्स बढ़ाई जा रही है यहाँ पे। फिर लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे, ये दोनों अधिकार जो है आपके कौन कौन से अधिकार की, जो आपका परिषद है उसकी बात मानो चाहे ना मानो तुम्हारा मन है, और जो ये आपकी प्रधान सेनापति की शक्ति, ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम किसको दिए गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब सर्वप्रथम इनको क्यों दिए गए, कुछ टाइम बाद क्या है आपके गवर्नर जनरल बदल रहे हैं। तो जब ये अधिकार दिया गया तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, इनको दिए गए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें लिखा है 1793 के चार्टर पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका चौथे नंबर का हो गया गाइस, 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहानी बनाई गई, तो गाइस इसमें बस इतनी सी कहानी है कि जो कंपनी के अधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे तो गाइस इसमें देखिए क्या होगा, 1793 + 20 यानी कि अब हम पहुंच जाएंगे 1813 पे। तो देखिए ये लिखा है, देखिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या नया हुआ है, इसमें भी कुछ खतरनाक अच्छा नया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए गाइस इसमें बस इतना कि 20 साल के लिए जो कंपनी के अधिकार हैं उसको बढ़ा दिया था। एक्चुअल में क्या होता है, जब कंपनी भारत आती है तो उसको 15 साल के लिए ही मिला होता है पूरब में व्यापार करने का अधिकार जो है, और बाद में क्या होता है उसको बढ़ा के अनिश्चित काल के लिए कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब आ जाते हैं 1813 में 20 साल बाद। तो 20 साल बाद क्या होता है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की जो शिक्षा है
उस पर प्रति वर्ष क्या है 1 लाख रुपए जो है आपके खर्च करने का उपबंध किया गया है गाइस। तो ये है शिक्षा में सबसे पहली बार, जैसे आप कहते हैं ना बजट आता है, तो बजट में इतने रुपए इस पे खर्च करने, इतने रुपए उस पे खर्च करने, तो इस तरह से बोला गया भैया हर साल जो है भारतीय मतलब भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन बहुत जगह आती है, ठीक है। अब दूसरा इसने कहा कि ये एक्ट याद रखिएगा 1 लाख रुपए वाली, बहुत बार आएगी ऐसा, घूमेगी ना गाइस कि हिस्ट्री में भी कहीं घूमेगी और पॉलिटी में तो घूमती रहती है। अब लिखा है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि गाइस क्या हो रहा था, सिर्फ कंपनी और कंपनी ही जो है भारत में जो व्यापार है ना उस पे एकाधिकार था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का। लेकिन अब यूरोप में गाइस क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, सबको कच्चे माल की जरूरत थी, तो यार इन्होंने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी तो बाकी क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिनको कच्चा माल चाहिए था, भारत की जरूरत थी, यहाँ की चीज़ों की जरूरत थी, तो इन्होंने कहा ये जो एकाधिकार है ना उसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके खत्म कर दिया। तो 1813 की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद कहा कि यद्यपि जो चीन है, चीन के साथ तथा चीन के साथ और चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर जो है एक अधिकार बना रहा, ठीक है। यानी कि आपका गाइस चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर इनका अभी भी कंपनी का ही एक अधिकार है। तो याद रखिएगा ये चीज, 2-3 पॉइंट है, 1 2 3 मैंने भी लिख रखा है इस पे। तो यही 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, रटने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो है बहुत आसान। अब आ जाते हैं हम और भी 20 साल बाद, तो 1813 प्लस 20 1833 आता है गाइस, ठीक है। तो आ गए 20 साल बाद, ये देखिए 20 साल बाद। तो 20 साल बाद यानी कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा क्या होता है, बंगाल का गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अभी तक हम बात करते गए 3 प्रेसिडेंसी की बात करी थी हमने, बंबई, मद्रास और बंगाल हमने कहा भैया इन सब में सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब हमने क्या करा 1833 में, क्या करा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको हमने भारत का गवर्नर जनरल बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस चार्टर्ड एक्ट की जो धारा है 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर जो सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब पहले जो है भेदभाव होता था, अब इनने कह दिया कि भैया इन सब चीज़ों के आधार पर आपको सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये इस चार्टर एक्ट में लिखा है 1833 में, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं था, कहने की बात है। अब लिखा है देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, सारा कुछ केंद्र में, एक सारी शक्ति एक केंद्र में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो वैसे जो प्रथम वाला है ना कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर प्रथम जिनको शक्तियां दी गई थी, अभी हमने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो तो चलो छोड़ो। यहाँ प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल याद रखिएगा, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल याद रखिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग थे आपके उधर प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ प्रथम भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो प्रथम वाला याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिखा है कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिए गए। अब जो व्यापार वाला काम कंपनी कर दी उसको समाप्त कर दिया। अब भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य अब कंपनी करेगी, मतलब करने व्यापार आई थी और उसके ये वाले काम खत्म, अब राजनीतिक कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के हम एक्चुअली व्यापार से ही फायदा मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ कंपनी के जो व्यापारिक काम है उसको खत्म कर दिया गया, ये राजनीतिक कार्य करेगी। तो पीछे तो शक्ति किसी और की है गाइस, क्राउन की शक्ति है कंपनी के पीछे अभी भी, क्योंकि ये जो चार्टर्स आ रहे हैं ना ये सब एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी थी ये उनके थ्रू आते थे, ठीक है। तो अब लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में क्या है, एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य। पहले कितने थे? 3। तो नहीं, पहले गए एक परिषद है, परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें एक कानूनी यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित कर दिया गया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैकाले, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नया हुआ है, नए में मैकाले का नाम आया है। तो लिखा है इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। मतलब अब ये पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल जो है कानून बना सकता था। अब लिखा है कि इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया, यानी कि जो भी सिविल सरकारी पदों पे जो नियुक्तियां हो रही थी गाइस उसके लिए मानदंड यानी कि कुछ मानदंड बना दिए गए कि भैया ये योग्यता होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम आपको ले लेंगे, अब भेदभाव नहीं होगा। अब आ जाते हैं गाइस, हम ये वाला हमारा कौन सा चार्टर चला था, 1833 वाला चार्टर चला।
अब आती है कहानी और भी 20 साल बाद, यानी कि 1853 पे आ गए। 1833 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 नहीं 1853 का चार्टर आ गया, ठीक है। हर 20 साल बाद चल रहा है हिसाब किताब। तो 1853 के चार्टर द्वारा क्या है, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करके करने की व्यवस्था की गई। देखिए गाइस, आज भी अगर हम देखें तो 3 शक्तियां हैं, तीनों अलग अलग है। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर अलग है हमारी, और जो आपकी कार्यकारी शक्ति है, मतलब ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो अलग है, और जुडिशरी अलग है। ये तीनों शक्तियां अलग है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया, और आज भी हमारा ऐसा ही है। और जो आपका न्यायपालिका है वो अलग है, तीनों अलग अलग है। यहाँ पे भी दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। पहले दोनों एक थी। अब लिखा है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण मतलब जो कानून का निर्माण होता था, आज भी कौन करता है कानून का, संसद करती है या विधायिका करती है आपके स्टेट्स में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है कि इनके लिए क्या करा गया, विधि यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है के लिए क्या किया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, यानी इसने कहा कि जो विधान परिषद है ना उसकी स्थापना की गई, ठीक है। जैसे आज हम जैसे संसद, राज्यसभा, लोकसभा बोलते हैं ना, वही विधान परिषद हो गया, वही बन गया। भारतीय बोल दिया गया, भारतीय केंद्रीय मतलब एक ही ऊपर सबसे, जैसे केंद्रीय तो है, केंद्रीय सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, तो केंद्रीय स्तर वाली हो गई है हिसाब किताब, ठीक है। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ शुरू हो गया, मतलब अब कोई भी दे सकता है आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। अभी बहुत बड़ा आगे भी पार्ट बचा है, इसका एक पार्ट हो गया गाइस, जो हमने 1773 से लेकर 18 कौन सा है ये देखिए 1853 हमारा जो पहला चार्टर था गाइस वो क्या था आपका 1773 वाला चार्टर था, और जो लास्ट अभी हमने पढ़ा वो 1853 था। तो ये एक टाइम पीरियड था जिसमें क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिसाब किताब चल रहा था, हमने कहा था, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है आपका, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ना सेकेंड पार्ट उसको करेंगे। तो गाइस चलिए, अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ, 20 ही मिनट हुए। लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कलकत्ता में गए किस अधिनियम से किया था, हमने देखा था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो आपका क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आता है आपका 1773 के एक्ट से आता है गाइस, और इसमें लिखा था कि एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ 3 न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीश थे। आपका कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, और सर एलिजा एम पे इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो गाइस अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, अभी इस व्याख्या में इम्पोर्टेंट है इनका नाम। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश यही थे, एलिजा एम पे, ठीक है। हालांकि ये स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो वैसे इनका नाम तो आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, और देखिए 2 आई थी ना, एक जगह क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट से क्या होता है कि व्यापारिक अधिकार जो हैं वो अलग किसी को मिल जाते हैं, और जो आपके राजनीतिक अधिकार हैं वो किसी अलग को मिल जाते हैं। तो वैसे हमने देखा था नियंत्रक परिषद आ जाती है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखते हैं, सारे के सारे आपके देखिए जो तो वैसे इसमें बस ये देखिए कि जो नियंत्रक परिषद है वो आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने देखी किसके 1773 के थ्रू हुई। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली है आपको एक, और लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में क्या है, कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये कब हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। तो हमने गए इसमें देखो क्या पढ़ा, हमने लिखा है जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सर्वोच्च न्यायालय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट में 2 चीज़ होती है, नियंत्रक परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं गाइस, और दोनों के काम अलग अलग हो जाते हैं। तो नियंत्रक परिषद यहीं पे आती है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आ जाता है। और फिर जो 1813 में होता है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है ये हमारा, देखिए ये मैंने येलो कलर से इसलिए किया है क्योंकि ये हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए हैं और ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट कर दिया है बस, और बाकी जो नोट्स में पढ़ा है उसमें मैंने हाईलाइट एज सच नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ नया है इसलिए। अब लिखा है चार्टर अधिनियम जो हम और भी 1833 में होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है ना गाइस, उसमें एक और चौथा सदस्य आ जाता है जो कानूनी सदस्य होता है, और जो सबसे पहले कानूनी सदस्य थे उनका नाम भी हमने देखा था, उनका नाम था मैकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ओके, तो एक इस एक्ट में आया था कि
हर साल जो है शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 लिखा है, और ये लिखा है प्राच्यविद और आंगविद विवाद, ये विवाद से भी हुआ था गाइस। अब इसमें देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, अभी तो फिलहाल हमने इस चैप्टर में सिर्फ एक ये चैप्टर पढ़ा है, बाकी हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा, बाकी की चीज़ें जो है ना आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है डी, यानी कि 1 2 3 तीनों से ही भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ओरिएंटल शिक्षा की जो है प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, ठीक है। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली वो चाहते थे यार भारत में भी कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें इंग्लिश आती हो और वो हमारे साथ काम कर पाए, छोटे पद पे जो हों, ठीक है। बड़े पद तो वो देने से रहे थे, तो छोटे पद पे यार जो उन्हें लगता था यार इंग्लैंड से मंगवाने पड़ेंगे, लोग बुलवाने पड़ेंगे, तो उन्हें हायर सैलरी पे रखना पड़ता, इतनी दूर से आते तो कम तनख्वाह पे तो होते नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा यार भारतीयों को थोड़ा बहुत ऐसे सिखा दिया जाए, और ये क्या है हमारे लिए जो छोटी छोटी पोस्ट होती हैं उस पर ये काम कर लेंगे, और हमारा क्या है यहाँ पैसा भी बच जाएगा, ठीक है, वो खुश भी हो जाएंगे। और लिखा है 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या है, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष क्या है 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे लिखा है 1823 में क्या होता है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, ठीक है, और जिसकी जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। चलिए हो गया। तो इसमें लिखा है समिति ने जो है 10 यूरोपीय सदस्य, जो समिति बनी थी उसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के वेंडिश, ठीक है, बेंटिंग, यानी कि विलियम बेंटिंग शॉर्ट में हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, उनके शासनकाल में क्या होता है 1935 में लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर क्या होता है यहाँ पे एक विवाद छिड़ता है यार कि भारत में जो शिक्षा हो वो इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी, मतलब यहाँ की भाषा में होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए, तो यहाँ पे विवाद छिड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें लिखा है गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में क्या होता है कि 1835 में लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। मेकाले कहते हैं भैया इंग्लिश में होनी चाहिए, तो इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश वाला हिसाब किताब आ जाता है। भारत में जो आंग्ल शिक्षा यानी कि इंग्लिश शिक्षा के समर्थकों के नेता क्या ट्रेविलियन थे, जबकि जो HD प्रिंसेप थे वो चाहते थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। 2 शिक्षा, आंग्ल या प्राच्य। तो आंग्ल के थे, मेकाले की वजह से आ जाता है, और ट्रेविलियन और प्रिंसेप ये 2 बंदे हैं, ये कहते हैं प्राच्य शिक्षा होनी चाहिए, ये कहते हैं आंग्ल मतलब इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी, कई एक जगह यहाँ जहाँ मैं बार बार रुक रही थी ना, तो यहाँ पे गलत लिखा था एक्चुअली में। इसने कहा था कि जो 1813 है ना उसमें से एकाधिकार समाप्त कर दिया था कंपनी का, लेकिन ये चीन नहीं है गाइस, ये चीनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार अटक रही थी, एक्चुअली में ये चीनी है, चीन नहीं है, ठीक है। चीनी देखो इन्होंने क्या किया था कि सारे जो एकाधिकार है ना व्यापार के कंपनी के जो थे उसको समाप्त कर दिया था, बस एक चीनी और चाय को छोड़ दिया गया था। अभी भी चीनी और चाय पे अच्छा खासा मतलब एकाधिकार किसका था? कंपनी का ही था। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आई एम सॉरी, यहाँ मैंने गड़बड़ किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ जो है व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो गाइस वो कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम था। चलिए इसकी व्याख्या में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, तो इसमें लिखा है 1813 में जो है जो चार्टर अधिनियम था उसमें चाय चीनी को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। अब 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या होता है, कंपनी के समस्त व्यापारिक जो कार्य होते हैं ना उसको अभी हमने पढ़ा था 1833 में जो व्यापारिक कार्य थे कंपनी के उसको समाप्त कर दिया था, और भविष्य में जो कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक है। तो अब लिखा है चार्टर्ड एक्ट 1813, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हमें बताने हैं कौन से सही हैं। तो लिखा है इसमें क्या है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार चीनी के व्यापार को छोड़कर जो है समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, सारे तो एक अधिकार खत्म कर दिए थे, चीनी और चाय का रह गया था, ठीक है। कंपनी इसने क्या है, कंपनी द्वारा जो है अधिकार में
लिए गए भारतीय जो राज्य क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये तो गलत सा लग रहा है गाइस। भारत का जो आपका राजस्व अब जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ओके चलिए यहाँ पे देखिए आंसर है ए। ओके पहला भी सही है दूसरा भी सही है। आइए देखते हैं। हाँ राइट सर। देखिए गाइस इसमें लिखा है चार्टर एक्ट 1813 है, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है समाप्त कर दिया चाय चीनी को छोड़कर। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है कंपनी के जो अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र थे उस पर अब क्या होता है ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को जो है सुदृढ़ भी कर दिया गया। मतलब देखिए सुदृढ़ मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग कर दिया गया। ठीक है अब ये नहीं पूरी तरह से कि आपका क्राउन के हाथ में आ जाए, क्राउन के हाथ में आता है लेकिन 1857 की बात है तब आता है। ठीक है तो कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। तो हल्का फुल्का जो यहाँ पे क्या होता है ना स्ट्रांग हो जाती है ब्रिटिश क्राउन, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है बस ये है यहाँ पे। तो इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया। कई पूरी तरह से क्राउन के हाथ में तो नहीं आया था। ठीक है अभी भी कंपनी के ही हाथ में है। चलिए तथापि क्या होता है ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। ठीक है चलिए आगे। तो पहला दूसरा सही है और तीसरे में लिखा है कि भारत का राजस्व 1858 को के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। अभी नहीं लाया गया था 1858 में आ जाता है। सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है और कंपनी की टाटा बाय बाय हो जाती है। अब लिखा है जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए क्या काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो कहीं अभी हम ये पढ़ेंगे सब कुछ आगे। ठीक है नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, आगे सब समझ जाएंगे अगर आप नए हैं तो। लिखा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया। ओके चलिए देखिए इसमें क्या है व्याख्या देखते हैं तब समझेंगे। इसमें लिखा चार्टर्ड एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या थी। देखिए 87 थी अभी हमने पढ़ा था। इसमें किसी भी भारतीय को जो है क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम और वर्ण यानी कि कलर और इसमें से किसी भी कारणवश कंपनी के जो अधीन पद है या जो सरकारी पद हैं उस पे या सेवा है उस पे अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा था ये हो गया था कि जो भारतीय हैं कंपनी की जो सेवाएं हैं या सरकारी सेवाएं हैं उसमें आके पार्ट ले सकते थे, क्योंकि अब भेदभाव कहने की बात है कम हुआ तो नहीं था गाइस। इसमें लिखा कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में क्या होता है 1833 एक्ट कि ये धारा जो है प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। ठीक है चलिए याद रखिएगा कौन सी धारा है 87 धारा 87 और एक्ट आपका 1833 का जो आपका एक्ट है वो। अब देखिएगा इस एक पार्ट हम कर चुके हैं खत्म 1833 वाला। अब जो है हमारा कौन सा पार्ट आएगा गाइस ये देखिए ये 2 पार्ट में विभाजित था। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, जितने भी अधिनियम आए हमने देख लिए। अब इसमें भी कुछ अधिनियम आ गए और भारत आज़ाद होता है वहाँ तक पहुँचेंगे हम। ठीक है आइए देखते हैं। ये बस शॉर्ट में ही है गाइस, अभी पूरी कहानी चलनी है फिलहाल। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो है पारित अधिनियम। अब क्या होता है कंपनी की कहानी खत्म होगी, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की कहानी स्टार्ट होने लगेगी, ब्रिटिश संसद की। एक ही बात है। अब इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम 1857 में अच्छी खासी वॉर हो जाती है गाइस। और उसके बाद क्या होता है जो ब्रिटिश शासन है ना थोड़ा सा घबरा जाता है। अब यहाँ पे उसने कितने बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है अब हम वो चीज़ देखेंगे, अब भारत के आज़ाद होने तक देखेंगे। तो 57 में वॉर होती है या 57 की क्रांति कहते हैं हम, रिवोल्यूशन कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या चेंजेस हुए, 57 के बाद क्या चेंजेस हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जो भारत का शासन है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। मतलब अभी तक कंपनी की कहानी थी, कंपनी सब कुछ देख रही थी, अभी कौन आ जाता है वो कहता है भैया अब कंपनी को कर दो साइड, हम खुद आ जाते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज खुद आता है। तो गवर्नर जनरल को अब क्या करा गया, देखिए पहले बंगाल का गवर्नर, देखिए बंगाल के गवर्नर को क्या, जो बंगाल का गवर्नर था ठीक है उसको बंगाल का क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। स्टार्टिंग में हमने देखा था कौन सा था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है फिर क्या होता है गाइस, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या किया इन्होंने,
जो भारत का गवर्नर जनरल था गाइस, उसे भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय भी कहा जाने, अब इसमें लिखा है भी कहा जाने लगा, मतलब उसको आप गवर्नर जनरल भी कह लो, लेकिन वायसराय भी कह लो, अधिकतर लोग वायसराय ही कह रहे थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ताज का प्रत्येक प्रतिनिधि बन गया, मतलब ये डायरेक्ट जो है ना प्रतिनिधित्व करता था किसका, ब्रिटिश ताज का, उसका डायरेक्ट वो जो है कह दीजिए एजेंट था ब्रिटिश ताज का। ठीक है, जैसे गाइस हमारे क्या होते हैं, हम किनको बोलते हैं डायरेक्ट प्रतिनिधि करता है, उसकी केंद्र सरकार की कौन करता है, राज्य सरकार, राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है। ठीक है, वैसे ही कुछ समझ लीजिए, वहाँ से यहाँ चल रहा था हिसाब किताब, सारी हिसाब किताब कहानी वहाँ भेजता होगा। ठीक है, लिखा है लॉर्ड कैनिंग, ये हो गई कहानी याद करने वाली बात, हो गई याद करने वाली। कौन बना भारत का पहला वायसराय, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हमेशा पहला याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। लिखा है इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब भारत का क्या आता है इस अधिनियम में, राज्य सचिव आता है। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, मतलब भारत पे प्रशासन करने के लिए सारी शक्ति इसके पास थी। और इसकी सहायता के लिए क्या था, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, मतलब इसकी हेल्प करने के 15 लोग थे, पूरी एक परिषद थी। अब लिखा भारत, ये हो गया कहानी खत्म। यहाँ पे गए इतनी 1858 की कहानी, मतलब गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसके संग एक राज्य सचिव आता है, राज्य सचिव की हेल्प के लिए क्या 15 सदस्यीय परिषद है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब लिखा है भारत परिषद अधिनियम कौन, 1861। 58 में अभी कहानी पढ़ी हमने, 58 के बाद 59, 60, 61, 61। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब देखो, अब यहाँ पे कहानी ये हुई ना, अच्छी खासी वॉर होती है गई, पूरी की पूरी खतरनाक क्रांति होती है ना, तो अब अंग्रेजों ने सोचा भैया अब भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा हमें, कैसे भी करें, झूठ बोल के करें, झूठा पट दे के करें, शक्तियाँ ना दे के करें, लेकिन करना अब हमें पड़ेगा। तो यहाँ पे अब भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब कुछ ऐसी शुरुआत होंगी जिसमें भारतीय थोड़ा आपको स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे, हालांकि बहुत हो नहीं जाएंगे। लिखा है अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः से विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अभी तक हमने क्या देखा था गाइस, जो प्रक्रिया थी वो आ गई थी केंद्रीकरण की, सारा हिसाब किताब बंगाल के पास चल रहा था हिसाब, मतलब हम सारा भी नहीं कह सकते, बंबई मद्रास के पास भी अच्छी खासी शक्तियां थी, लेकिन अब इन्होंने कहा भैया विकेंद्रीकरण स्टार्ट करो। देखिए गांधी जी ने भी यही बोला था, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज आया था, नगर पालिका मतलब नगर निगम, नगर पालिका जो भी आपका, तो पंचायती राज, ये सब उन्हीं के कहने पे विकेंद्रीकरण, नीचे तक पहुंचे हर चीज़, यानी एक के हाथ में ना रहे, पूरी शक्तियां बांट दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास क्या है, कुछ विधायी शक्ति आ गई, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। तब हमने देखा था जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसके पास पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति थी, मतलब एक बंदा पूरे भारत के लिए। अब यहाँ पे क्या है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, बंबई के पास भी शक्ति है, मद्रास के पास भी शक्ति, वो बनाएगा। तो लिखा है इसने जो है वायसराय को आपातकाल में परिषद की जो है संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया। मतलब जो वायसराय है भारत का, वो क्या है, देखिए अध्यादेश कौन लाता है, हमारे भारत में राष्ट्रपति लाते हैं। कब होता है, जब हम कहते हैं कि संसद का जो सत्र है वो नहीं बैठा है, मतलब जो भी है बैठक नहीं हो रही है, तो और बहुत ज़रूरी है किसी विषय पे कोई कानून बनाई ना ये वो, तो अध्यादेश आ जाता है। ठीक है, मतलब ना राज्यसभा की जरूरत ना लोकसभा की जरूरत, और अध्यादेश आ जाता है। हालांकि उसको बाद में पारित कराना पड़ता है, उसके लिए हाँ वहाँ पास वास करवाना पड़ता है, तो वो अलग की बात है, ये हम देखेंगे कभी जब आएगा आगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ वायसराय के पास एक अध्यादेश की शक्ति आ गई भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक शक्ति है वैसे। ठीक है, इसमें आपको किसी को पूछना नहीं है, जो मन में आए कानून बना दो। उस वक्त की बात तो ऐसी थी, हालांकि आज भी ऐसा होता है, लेकिन आज सही तरीके से होता है क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और तब वो अलग से बात थी, अंग्रेजों की बात थी। चलिए अब ओके, तो वैसे यहाँ लिखा है भारत परिषद अधिनियम 1892 पे आ जाते हैं। ठीक है, 58 पढ़ा हमने, फिर उसके बाद 61 पढ़ा, अब 92 पे आ गए। तो इसने लिखा है कि माध्यम से क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई यानी कि गैर सरकारी सदस्य इसमें आ गए। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद भी बन गई, राज्य में भी, प्रांत में भी विधान परिषद है। ठीक है, तो उसमें क्या है, गैर सरकारी यानी अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा दिया गया, अधिकतर जैसे भारतीयों को। ठीक है, इसमें लिखा है केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को जो वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का
अधिकार भी दिया गया। मतलब इसने कहा जो भारतीय सदस्य थे ना, बजट पे बहस तो कर नहीं पाते थे बेचारे और ना क्वेश्चन पूछ पाते थे। अब इनने कहा कि आपको अधिकार दिया जाता है। ये 1857 के बाद कहानी बदल रही है धीरे धीरे। अब इनने कहा आपको अधिकार दे रहे हैं, बहस कर लो, अगर आपको बहस करनी है बजट पे और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लो, ठीक है। परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। भारतीयों को इतना लायक इनने कभी समझा ही नहीं, मतलब उस वक्त तो नहीं समझते थे। अब लिखा है निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की क्या है प्रमुख विशेषता है। तो गैस आपको 1892 में इसने कहा कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। निर्वाचन होगा अब, यानी कि ठीक है। पहले तो ऐसे उठा के किसी को भी बना दिया, अब शायद अब इलेक्शन होने लगेगा कि भैया किसको आना है किसको जाना है, ठीक है, जाना नहीं किसको आना है। अब आता है आपका 1909 का आपका एक अधिनियम था जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब लिखा है इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को जो है विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि देखिए सुधार भी कह रहा है तो सुधार ही होगा कुछ, तो भारतीय इसमें इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो गैस ये जो मार्ले मिंटो है ये क्या है, एक हमने पढ़ा, चलिए आगे आएगा तो हम देखते हैं अभी। तो ये एक वायसराय का नाम है, मार्ले थे वायसराय, और जो आपका राज्य सचिव, वो भारत के जो आपके राज्य सचिव थे वो थे आपके मिंटो। तो मार्ले मिंटो इन दोनों के नाम पे है ये, ठीक है। अब लिखा है इसमें क्या चीज़ें आ गई, विधि निर्माण कर सकते हैं भारतीय, यानी कि कानून बना सकते हैं, दूसरा प्रशासन, दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये खतरनाक बात है, अच्छी बात है। तो इस अधिनियम ने क्या है केंद्रीय और प्रांतीय विधानीय शक्तियों को बढ़ा दिया। अब लिखा है परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। तो अभी खास कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखा है जो पृथक निर्वाचन के आधार पर, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या खतरनाक आती है। तो ये हम और क्यों याद करते हैं, एक हम इसलिए याद करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही है इसलिए याद करते हैं, किस लिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसका मतलब कि मुसलमान, जैसे अभी आप पूरा इंडिया को एक लेके मत चलिए, अभी इसमें मुसलमानों के जब यहाँ पे वोटिंग हो रही है ना, इलेक्शन हो रहे हैं, तब की कहानी चल रही है। अभी मुस्लिम कोई सीट है उस पर अगर मुस्लिम खड़ा हो रहा है, कोई सीट आरक्षित है मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम खड़ा हो रहा है, तो उनको वोट भी मुस्लिम ही देंगे, हिंदू नहीं दे सकते। और मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया गया, ठीक है। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, ऐसा उन्होंने मांगा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्ले मिंटो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अब आ जाते हैं 1919, 10 साल बाद, ठीक है। 1909 हो गया, 1919 में आ गए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गाइस ये भी कुछ वैसा ही है। एक मॉन्टेग्यू है जो आपके वॉइसराय थे और ये आपके भारत सचिव थे जिनका नाम था क्या, चेम्सफोर्ड, तो उनके नाम पे हो गए। तो ये भी एक सुधारी है, तो इनके नाम पे आया, ठीक है। यानी कि आपका एक 1909 वाला हो गया मार्ले मिंटो और ये हो गया 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, राइट। आगे बढ़ते। तो ये अधिनियम द्वारा क्या है पहली बार, चलिएगा इस रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इस अधिनियम द्वारा क्या होता है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होती है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष गाइस हमारी जो होती है ना लोकसभा की जो हम देखते हैं वो आपकी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। आप उसमें वोट करने जाते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हैं वो जाके लोकसभा में बैठते हैं, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। चलिए वो कहानी खत्म। अब लिखा है सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अभी तक कौन था, सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसी प्रणाली थी, अब उसका विस्तार कर दिया गया। तो ये और खतरनाक बात हो गई। देखो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, ईसाई आ गए, आपके आंग्ल भारतीय आ गए, इसमें यूरोपीय, इन लोगों के लिए भी क्या कर दिया गया, इन समुदायों के लिए भी क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन का हिसाब किताब ला दिया गया, ठीक है। तो ये भी खतरनाक बात हो गई गाइस। ऐसे ये क्या है ना, तरीका था भारत को धीरे धीरे तोड़ने का। आप पहले मुसलमानों को अलग कर दिया, फिर यहाँ पे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय सबके लिए हिसाब किताब कर दिया। बाद में अम्बेडकर साहब आते हैं, वो कहते हैं भैया दलितों को भी कर दो, तो भैया गांधी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ये क्या होता है, जैसे आज हम देखते हैं ना संसद में 2 सदन है, आपके लोकसभा है, आपका राज्यसभा में उच्च सदन है, आपका निम्न सदन है, वैसा ही कुछ, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषय को जो है केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। आज भी हम देखते हैं गाइस जो जितनी भी आपके पावर्स हैं या जो भी विषय हैं वो 3 सूचियों में बटे हुए हैं, यानी कि केंद्र
केंद्रीय सूची, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची वो होती है जिसपे जो कानून है केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची वो है जिसपे कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची वो है जिसपे कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो विषय है उसको केंद्रीय और प्रांतीय प्रांतों में बांट दिया गया, यानी कि कुछ वैसा ही जैसा अभी है। अब लिखा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। मतलब देखिए गाइस, इसमें ब्रिटिश भारत कहा गया, अभी भी रजवाड़े हैं जो ब्रिटिश भारत का पार्ट नहीं है। बहुत सारे हैं जिन्होंने मान लिया है कि हम उसमें चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी स्वतंत्र थे। तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा जो केंद्रीय आपका विधानमंडल है ना, केंद्र में जो विधानमंडल है, जैसे कि आज की संसद है, तो जैसे केंद्रीय विधानमंडल है वो पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या होता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू करेगी। तो ये याद रखिएगा, 1919 प्रांतों में अभी है द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि जो द्वैध शासन प्रणाली, देखिए क्या इसमें लिखा है कि जो प्रांत के विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक थे आरक्षित विषय थे, एक थे हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, आरक्षित हस्तांतरित। अब देखिए कहानी क्या है, अरे लिखा ही नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आएगा आगे आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसने ये कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली और जो विषय थे उसको आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। एक चीज अब लिखा है, इस अधिनियम में पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, और जिसका कार्य क्या है, 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब क्या होता है कहानी देखिए, इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन आता है। तो गाइस उत्तरदायी शासन की बात हो रही है, एक आयोग का गठन किया। इसने कहा भैया आयोग का गठन इसलिए हो गया कि अब क्या है ना, जो भी कहानी अभी तक चली है उसके बारे में जांच करेगा ये कब, 10 साल बाद, कि भैया जो चीज़ें कही गई हैं वैसा सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांच करके बताएगा। ठीक है, 10 साल बाद आना था, 1919 के बाद 10 साल बाद यानी 1929 में आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम जब देखते हैं साइमन कमीशन आता है 1927 में, फिर बहुत ड्रामा होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहीं तक खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये है देखिए भारत शासन अधिनियम 1935। अभी भी जो है गाइस हमारा जो संविधान बनाना है उसमें बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट से ली गई हैं, अच्छा खासी बड़ी संख्या में चीज़ें जो है ना इसी एक्ट से ली गई हैं। तो इसमें लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या होता है, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। देखिए गाइस आज भी संघात्मक शासन चल रहा है भारत में। ठीक है, तो इस वक्त देखिए भारत में क्या होता है, संघात्मक सरकार की स्थापना होती है, और क्या है, अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको कर दिया इन्होंने खत्म। लेकिन अब क्या करा, केंद्र में वो द्वैध शासन आ जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन कब था गाइस, ये देखिए कहाँ पे पढ़ा था अभी हमने, हाँ देखिए 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन था, राइट। अभी इसने क्या करा, प्रांतों के द्वैध शासन को कर दिया समाप्त और केंद्र में आ गया द्वैध शासन। अब भारत में जो है आपकी मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1935 से आरबीआई आ जाता है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आ गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, अब देखिए दलित जातियों को, महिलाओं, मजदूरों को भी इसमें शामिल, मतलब अभी सांप्रदायिक निर्वाचन से गए सब लोग बट रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें और बांट दिया, मतलब दलित भी आ गए इसमें, महिला भी आ गए, मजदूर भी आ गए, इनको भी सब बांट देंगे, भारत पूरा भारत बांट देंगे। अब क्या ना, भारत आज़ाद होने की कगार पे आ रहा है, अब ये बंटवारा बांटने में लगे अंग्रेज। ठीक है, तो इसमें लिखा है इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, संघीय न्यायालय 1935 वाला अधिनियम है, लेकिन होती कब है, 1937 में हो जाती है। तो इस अधिनियम द्वारा जो है बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। बर्मा मतलब जो आज का म्यांमार है ना, उसको ब्रिटिश भारत से कर दिया अलग, और 2 नए प्रांत बन गए। मतलब इसमें बर्मा अलग हो गया ब्रिटिश भारत से, तथा 2 नए प्रांत यानी कि सिंध और उड़ीसा का निर्माण हो गया। ठीक है, उड़ीसा उधर, सिंध इधर, पाकिस्तान में सिंध वाला, उड़ीसा तो हम जानते ही। और इसके तहत कुछ प्रांतों में क्या है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, 2 सदन वाली व्यवस्था की गई, कुछ प्रांतों में आते हैं। अब आ जाते हैं, भारत हो रहा है पूरी तरह से आज़ाद। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। संप्रभु मतलब कि
आपके ऊपर किसी और का हाथ नहीं है भैया, आप स्वतंत्र हैं एकदम से। तो इसमें क्या है, वायसराय का पद कर दिया गया समाप्त, जो 1857 से चला आ रहा था, अब यहाँ समाप्त। दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो गाइस जब भारत आज़ाद होता है ना, तो दो जो राज्य होते हैं ना, डोमिनियन राज्य, उनको उनका गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शाही उपाधि में जो है भारत का सम्राट शब्द भी खत्म कर दिया गया। ओके, ये हो गया खत्म दोस्तों। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, जरा से क्वेश्चन है और ये चैप्टर हो गया खत्म। अब बताइएगा गाइस, अगर आपको सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार कि अच्छा लगा, मतलब समझ में आया या जो भी है। नए बच्चे हों तो वो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है गाइस अगर इतना एक्सप्लेन करके समझाओ और बच्चे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। अब लिखा है निम्नलिखित में से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हो गया, बहुत इमोशनल ड्रामा खत्म। अब काम की बात। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो है शक्ति दी गई। तो गाइस हमने कब हो गई यहाँ पे आपकी 1892, ठीक है। तो इसमें क्या बताएं कि बहस कर सकते हैं आप, ठीक है, शक्ति दी गई। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था तब भी। तो इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से जो है प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। चलिए पूछ लो क्वेश्चन जो पूछने, आज भी पूछते हैं ना प्रश्न काल होता है आपका, बहुत सारे काल होते हैं ना, शून्य काल, प्रश्न काल, ये काल वो काल, ऐसे करके होता है, सारा टाइम पीरियड होता है, इतनी देर से इतनी देर तक, ये इतनी देर से, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो इसमें हौच पौच नहीं करते। लिखा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई। क्या, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट ही यहीं से हुई थी, जब मुस्लिम पृथक्करण की बात आ गई थी, इनके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात आई तो 1909 मार्ले मिंटो, ठीक है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें जो हम पढ़ के आ गए। तो गाइस मेरी जो ये बुक है ना, उसमें आपको नया क्या मिलेगा, जैसे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ना ये जैसे, तो यहाँ पे वो चीज़ नई लिखी है ना जो हमने अभी नोट्स में नहीं पढ़ी, और जहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया ना वहाँ पढ़ेंगे आपको पता चला, अरे यार अभी तो पढ़ के आए हैं 10 मिनट पहले। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जो पढ़ा था गाइस कौन सा था आपका, 1935 वाले अधिनियम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1937 में की गई थी। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था गाइस, अभी हमने पढ़ा 1937। आगे देखिए ये गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने का काम है आपका, और नहीं अभी तक तो हमने ये क्वेश्चन ही पढ़ा। लिखा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो गाइस ये हुआ था 1935। उससे पहले प्रांतों में था, अभी क्या हो गया था, केंद्र में आपका प्रांतों में हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन आ जाता है, ठीक है। और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में क्या होता है, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, ये भी हमने देखा था। अब केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए जब जहाँ द्वैध शासन आता है तो जो विषय होते हैं ना उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जब प्रांतों में द्वैध शासन आया था तो हमने देखा था जो संघीय विषय 2 भागों में बांट दिए गए थे, आरक्षित और हस्तांतरित। अब क्या हुआ, जब केंद्र में द्वैध शासन आ जाता है तो जो संघीय विषय है, मतलब उनके जो केंद्र में जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। आपका एक रिजर्व थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित। चलिए अब यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन है गाइस, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ना काम है आपका, और इसकी व्याख्या तो है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें लिखा है प्रांतों की जो है कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। अभी हम इतनी देर से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आ गया था। मुसलमानों के लिए जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था की गई थी। तो गाइस मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल तो बनाया गया, लेकिन ये हमारी कहानी होती है 1909 वाले में, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार में होती है। अब थर्ड इसमें लिखा है केंद्र द्वारा प्रांतों की जो विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, तो ये 1919 बोला। तो गाइस इसका आंसर देखिए क्या है, 1 और 3 है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, और जो दूसरा हमने देखा था वो 1909 वाला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा तो दोस्तों ये जो है ना आप इसे खुद से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ है जो हम 500 बार लिख चुके हैं। हाँ बस एक चीज़ चलिए गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये जो मैंने बार बार बोला है ना इसमें सिर्फ वही चीज़ लिखी है, कुछ नहीं। लेकिन भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ओके
भारतीय विधान पालिका पहली बार जो द्विसदनीय बनाई गई वो कब बनाई गई थी? 1919 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ठीक है, अब ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, 5 वर्ष के लिए होता था, जैसे सदस्य जो होते मतलब 5 वर्ष के लिए होता था, उसके बाद खत्म फिर नया। ठीक है, और इसमें लिखा है 60 सदस्यों में से क्या है अधिकतम 20 सदस्य जो है सरकारी होते थे। अब लिखा है जो निचला सदन था उसको हम बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, ऊपरी सदन को क्या बोला गाइस हमने? राज्य परिषद। आज भी हम राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, अब ये केंद्रीय विधानसभा जिसको हम आज क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। उस वक्त केंद्रीय विधानसभा बोलते थे और ये 3 वर्ष के लिए होता था। ठीक है, तो ये 3 वर्ष के लिए होता था। अब इसमें क्या लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धारा 19 के तहत क्या है, इसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित होते और 40 मनोनीत होते थे। वैसे आज भी ऐसा ही होता है, कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस ये जो है ना क्वेश्चन हो रहा है शायद रिपीट, चलिए इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अभी हम अध्यादेश की बात कर रहे थे कि जो आपका अध्यादेश कब स्टार्ट हो जाता है। देखिए गाइस, जो भारत शासन अधिनियम 1935 होता है ना, तो वहाँ से जो है अध्यादेश आने की शक्ति जो है स्टार्ट होती है। आज हम राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, तो ये कहाँ पहले देखी गई? तो 1935 में ये चीज़ देखी जा चुकी है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो गाइस कहाँ से आती है? देखिए, हमने कहा था कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें से बहुत सारी चीज़ें, अभी के जो नया संविधान बना था आपका, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें इस अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश वाली चीज़ है वो कहाँ से ली गई थी? तो वो आपका लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था और उसकी धारा 42 और 43 से प्रेरित है। चलिए, प्रेरित है मतलब लिया गया था, एक ही बात है। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1990 के तहत हुए? तो गाइस इसका आंसर है 1926 और 1945। इसमें देखिए क्या लिखा है, वर्ष 1926-1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। चलिए ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवर्तित किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत आया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, देखिएगा इस क्या लिखा है, लिखा है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया और ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है, साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में क्या है सबसे जटिल दस्तावेज। इस अधिनियम से क्या होता है कि क्या क्या दिया भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों के विभाजन आदि व्यवस्था की गई है। मतलब हमने कहा ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने बहुत सारी चीज़ ली, तो क्या क्या लिया गया ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना का जो है पर आधारित है। तो गाइस अभी हमने देखा जो शक्तियों का विभाजन आज है ना, वो पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे लिया गया, आज भी है। जैसे हमने कहा संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, वैसी इसमें थी। केंद्र में केंद्रीय सूची और जो प्रांतों की सूची, इनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, वैसा ही कुछ। तो कैसे यहाँ लिखा है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। जैसे कि हमने कहा ये कौन सी अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में आता है। इस पर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ कमिश्नर
प्रांतों और देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, तो बेकार की बात है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। तो यानी कि एक होती है अवशिष्ट शक्तियां गाइस, तो वो किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को। अभी की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं गाइस, उस पर जो है कानून बनाने का काम केंद्र सरकार भी कर सकती है। ये अवशिष्ट है, ना कि संवर्ती, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो बाद में आ जाती हैं, कोई जिस पे कानून बनाना है, अभी तक नहीं था संविधान में, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी शक्तियां वो केंद्र को दे दी जाती है अभी भी। तो यहाँ पे किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो गाइस इसमें लिखा है क्या नहीं है? इसने क्या लिखा है? अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई नहीं, केंद्र में। ये गलत है गाइस, बाकी तो आपके सारे सही हैं कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। दूसरा, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और इसने जो है प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र स्तर पर लागू कर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। लिखा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, ठीक है। तो गाइस कब हुआ? ये 1935 का अधिनियम था, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की जो है व्यवस्था की, ठीक है। तो गाइस ये देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो गाइस जब गवर्नर जनरल को, और आज का अगर हम देखते हैं तो किसको? केंद्र सरकार को दी गई है। फिर लिखा है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? लिखा है देश के लिए लिखित संविधान। तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है, देश के लिए लिखित संविधान, ये आपका नहीं है। बाकी देखिए विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ठीक है, और एक संघ की योजना पर विचार, ठीक है, हमने पढ़ा। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का क्या है? समवाचित, ठीक है, यानी कि नॉमिनेटेड किया जाना, यानी कि क्या मनोनीत करना, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि कुछ सदस्य मनोनीत थे, ठीक है। तो बस पहला वाला नहीं था। अब देखिए लिखा क्या है इसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है, मतलब ये चीज़ इसमें नहीं थी। बाकी की जो ऑप्शंस में है वो सारी थी, यानी कि भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ना, क्रिप्स मिशन में किया गया, मतलब ये संविधान की बात कर रहा है। इसमें कहा कि लिखित संविधान की बात नहीं करी गई थी, 1935 वाले जो एक्ट था ना उसमें नहीं करी गई थी। ये कब आता है? सबसे पहले जब क्रिप्स मिशन आता है गाइस, कुछ 1927-28 की बात है कहानी, तब इसको कहा जाता है। अन्य तीनों विकल्प जो है ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है गाइस? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, मतलब इसमें से हमने बहुत भर के चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। तो इसमें भारत का वर्तमान संविधान का जो ढांचा है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसके कुछ कहते, जैसे हमने इसमें से क्या लिया, संघात्मक जो सरकार है हमारी अभी की, तो उसकी स्थापना के बारे में भी उसमें कहा गया था। फिर केंद्र में जो द्वैत शासन की स्थापना है वो भी, फिर प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना, मतलब हमने अभी तो प्रांतों में भी है, ठीक है। अब इसमें लिखा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ओके, ठीक है। प्रांतीय शासन व्यवस्था हमने यहीं से लिया, प्रांतीय विधानमंडल हमने यहीं से लिया, केंद्रीय प्रांतों में जो शक्तियों का विभाजन है वो भी हमने यहीं पे लिया है, और फिर फेडरल न्यायालय की जो स्थापना है वो भी हमने यहीं से लिया, मतलब हमने इनफैक्ट इससे ज़्यादा चीज़ें ली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है गाइस और ये वीडियो खत्म। देखा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था? गाइस वर्मा यानी कि म्यांमार है, पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, और उसके बाद ये कब खत्म हो जाता है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है, ये अलग हो जाता है कि एक्ट के द्वारा मतलब एक्ट के अनुरूप जो है, के प्रावधानों के अनुरूप जो है, ये 1937 में वर्मा क्या होता है? भारत से अलग हो जाता है, यानी कि वर्मा भी पहले हमारा ही, मतलब भारत का ही पार्ट था। तो गाइस अगर देखिए यहाँ पे तो हो गए क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको घटना चक्र समझा सकती थी, जो कि एक बहुत हौच पौच सी बुक है,
मतलब कोई नया बच्चा देखे तो उसकी तो हिम्मत ना पड़े पढ़ने की। ठीक है, तो गाइस मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।